मधुरम। नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक के साथ मैं हूं रेशमा कश्यप। नगर परिषद सोलन के अधीन लगभग 100 सफाई कर्मचारी हैं जो रोजाना शहर को साफ सुथरा रखने के लिए कार्य करते हैं। शहर को साफ सुथरा रखने वाले इन कर्मचारियों के साथ हो रही अनदेखी के चलते इनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज तक नगर परिषद ने भी सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य जांच के लिए कैंप लगाने की ओर कोई कारगर कदम नहीं उठाया है। सोलन शहर की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर की साफ सफाई का जिम्मा सफाई कर्मचारियों पर है। शहर की गंदगी को ढोने वाले इन कर्मचारियों की सेहत पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में सोचने का समय किसी के पास नहीं है। स्वास्थ्य कर्मचारियों के स्वास्थ्य से हो रही अनदेखी के चलते कर्मचारी संघ ने फ्री मेडिकल कैंप लगाने की मांग नगर परिषद सोलन से की है। नगर परिषद कर्मचारी संघ के अध्यक्ष योगेश ने बताया कि नगर परिषद की विशेष बैठक में उन्होंने सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य जांच की मांग को रखा है। संघ ने मांग की है कि हर 6 महीनों में मेडिकल कैंप लगाए जाएं और सभी कर्मचारियों की सरकारी खर्चे पर स्वास्थ्य जांच की जाए ताकि किसी तरह की बीमारी हो भी तो उसका पता समय से पूर्व लग जाए। उन्होंने कहा कि लगभग 5 साल पहले मेडिकल कैंप लगाए गए थे परंतु अभी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमने नगर परिषद आम सभा में ये सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य जांच हेतु अपनी मांग रखी है कि प्रत्येक 6 महीने बाद इनकी स्वास्थ्य जांच करवाई जाए सरकारी खर्च पर, क्योंकि ये लोग गंदगी व नालों की सफाई करते हुए किसी अज्ञात बीमारी से ग्रस्त ना हो। हमारे नगर परिषद में लगभग 100 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं। इस संदर्भ में नगर परिषद अध्यक्ष कुल राकेश पंत ने कहा कि कर्मचारी संघ द्वारा मांग रखने से पूर्व ही इस विषय में नगर परिषद द्वारा सफाई कर्मचारियों की फ्री मेडिकल चेकअप के लिए सोचा जा रहा था। उन्होंने कहा कि ये कार्य प्रोसेस में है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हर 6 महीनों में फ्री मेडिकल चेकअप के लिए कैंप लगे। जो उन्होंने मांग रखी उसकी मांग से पहले ही हम लोगों ने तय कर लिया है कि उनका फ्री मेडिकल चेकअप जो है वो करवाया जाना चाहिए और वो म्यूनसिपल काउंसिल की ड्यूटी है। तो शीघ्र ही उनका जो मेडिकल चेकअप फ्री मेडिकल चेकअप है उसको शुरू करवाया जाएगा और हर 6 महीने में हम आगे अश्योर करेंगे कि कम से कम 1 दफा तो जरूर करवाएं। नगर परिषद अध्यक्ष कुल राकेश पंत ने कहा कि किसी प्रक्रिया के तहत मेडिकल चेकअप को बंद नहीं किया गया है। पिछले वर्ष भी इसके लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा कि अब से ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सफाई कर्मचारियों को काम करने के लिए ग्लव्स और ऊंचे बूट भी दिए जाएं। नहीं, ये कोई ऐसा पॉलिसी के तौर पर नहीं बंद हुआ था। बीच में हम तो बल्कि ये है जैसे अभी पीछे सुलभ वालों ने पिछले साल एक कार्यशाला भी की थी, उसमें इनको भाई किस ढंग से ठीक रहा जा सकता है, कैसे मेडिकल चेकअप है करवाया जा सकता है और कैसे वो किया जा सकता है वो भी की। अभी हमने ये भी निर्णय किया है कि इनको सारे इक्विपमेंट दिए भी जाएंगे और इनसे रिक्वेस्ट भी की जाएगी और हम देखेंगे कि जैसे ये जब काम करें तो ग्लव्स इनके पास जरूर होने चाहिए। जब ज़्यादा कूड़े में जाने वाला है तो इनको जो जूते हैं वो ऊँचे जूते देने की भी बात की गई है, तो वो जरूर किया जाएगा। सिटी चैनल के लिए सोलन से अंजू कुमारी के साथ दयाराम कश्यप की रिपोर्ट। स्पोर्ट्स हब के रूप में पहचान बना चुके धर्मशाला के इतिहास में अप्रैल माह में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है। अप्रैल में धर्मशाला की सिंथेटिक ट्रैक में 36वीं नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इस चैंपियनशिप की विशेषता ये है कि जून माह में आयोजित होने वाली विश्व मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों का चयन धर्मशाला में ही होगा। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 16 से 19 अप्रैल तक धर्मशाला में नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजन की जिम्मेवारी मास्टर एथलेटिक्स एसोसिएशन ऑफ हिमाचल को सौंपी है। नेशनल लेवल की चैंपियनशिप में देश भर के 3000 के लगभग मास्टर एथलीट तथा 200 के लगभग ऑफिशियल धर्मशाला में जुटेंगे। चैंपियनशिप में 35 से अधिक आयु वर्ग तथा
93 से 95 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मास्टर एथलीट धर्मशाला पहुंचेंगे। पिछले वर्ष जयपुर में आयोजित 35वीं नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप के दौरान वर्ष 2015 में नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन हिमाचल में करने का निर्णय लिया गया था। उसी समय में मास्टर एथलेटिक्स एसोसिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश को दिशा निर्देश जारी किए गए थे तथा एसोसिएशन इसकी रूपरेखा तैयार करने में जुटी थी। धर्मशाला के सिंथेटिक ट्रैक में आयोजित होने वाली नेशनल चैंपियनशिप के लिए एसोसिएशन पदाधिकारियों ने वीरवार को धर्मशाला का दौरा कर सिंथेटिक ट्रैक में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद कुमार ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता में चैंपियनशिप के संबंध में जानकारियां दी। उन्होंने प्रदेश सरकार से अपील की है कि जो भी कमियां धर्मशाला सिंथेटिक मैदान में हैं, उनको पूरा किया जाए ताकि देश भर से आए प्रतिभागियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े। हमारी जो हिमाचल की टीम है इस नेशनल में खेलने के लिए, उनका चयन हम बिलासपुर में करने जा रहे हैं। 19, 20, 21 फरवरी को हमारी स्टेट लेवल की चैंपियनशिप बिलासपुर में होने जा रही है। पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे भाग लेंगे। जिन लोगों का चयन जो है वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स के लिए होगा, जो लियोन फ्रांस में होने जा रही है जून में, तो ये एक बहुत ही ऊंचे स्तर की जो है प्रतियोगिता होने जा रही है यहाँ पर धर्मशाला में। इसके लिए मैं आप लोगों का कुछ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जिसमें हमें एसोसिएशन को जो है कुछ परेशानियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। मैं यहाँ का स्थानीय प्रशासन और हमारी प्रदेश सरकार से भी आग्रह करूँगा कि हमें इस प्रतिस्पर्धा को कराने में कोई दिक्कत ना आए। इसलिए जो हमारा ये सिंथेटिक ट्रैक है, इसके आसपास कुछ सुविधाएं खिलाड़ियों के लिए, जो प्रतिभागी उनके लिए मुहैया कराने की कृपा की जाए। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट। नगर निगम शिमला में बीते दिनों करीब 3 महीनों से विकास कार्य ठप पड़े हैं और नक्शे पास करवाने के लिए निगम की एकल खिड़की समिति की बैठक भी दिसंबर माह के बाद से नहीं हो पाई है। जिला कांग्रेस कमेटी के सचिवों और वार्ड 12 के बोर्ड अध्यक्ष ने ये आरोप लगाते हुए नगर निगम शिमला के आयुक्त की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए उन पर शहर के विकास कार्य प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं। नगर निगम शिमला में करीब 3-4 महीने पहले निगम आयुक्त और सहायक आयुक्त के पद पर नई नियुक्तियां की गई, लेकिन उनके पद संभालने के बाद से ही शिमला शहर में विकास कार्यों को विराम सा लग गया है। ये आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों का कहना है कि हर माह होने वाली निगम की एकल खिड़की समिति की बैठक भी दिसंबर माह के बाद से नहीं हुई है और दिसंबर में हुई बैठक में निपटाए गए मामलों की भी कोई जानकारी नहीं है, जिससे मकानों के नक्शे पास करवाने में भारी परेशानी हो रही है। जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव विनोद सामा और अशोक सोहल और शिमला नगर निगम के वार्ड 12 के कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष देवेंद्र ने पूरी तरह से विकास कार्य ठप होने के लिए निगम आयुक्त को जिम्मेदार ठहराया। मेरा नाम विनोद सामा। निगम प्रशासन से प्रॉब्लम है कि सिंगल एरिया कमेटी की मीटिंग जो कि हर 6 महीने बाद, अब 6 महीने बाद हो रही है, जो कि हर महीने होनी चाहिए। और जब से नए कमिश्नर जी आए हैं तब से कोई भी विकास का कार्य नहीं हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो मीटिंग होनी चाहिए वह 6 महीने की बजाय यानी कि हर महीने होनी चाहिए। मेरा नाम अशोक कुमार है। यहाँ जो पिछले दिनों से कारपोरेशन में अम्ब्रेला कमेटी की एक मीटिंग हुई है 6 माह से। लोग इस बारे में त्रस्त है कि उनके नक्शे पास नहीं हो रहे, उनका कोई काम नहीं हो रहा है। मांग रहेगी कि हर महीने इसकी मीटिंग हो। मेरा नाम है देवेंद्र शर्मा। देखो ऐसा है कि लगभग 6 महीने से तो यहाँ कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। जब से नए कमिश्नर साहब आए हैं तब से कोई यहाँ पर प्रोग्रेस नहीं है, डेवलपमेंट का काम नहीं है। ऐसा है, सिंगल अम्ब्रेला कमेटी की जो मीटिंग होती थी पहले, जो सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार ही होनी चाहिए महीने में एक बार। ये पिछले समय से ऐसा हो रहा है कि 6 महीने में सिर्फ एक बार हुई है और लोगों के जो काम है, नक्शे है, ये पास नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा ऐसा है कि जब से नए कमिश्नर साहब आए हैं कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, बाकी विकास कार्य सारे ठप है। वहीं निगम आयुक्त पंकज राय ने सिंगल विंडो कमेटी की बैठक न बुलाए जाने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दिसंबर में 3 बैठकें आयोजित की गई और भविष्य में हर माह के तीसरे बुधवार को कमेटी की बैठक बुलाए जाने के लिए तारीख निश्चित की गई है। कौन क्या बोल रहा है वो तो उसका राइट है बोलने का। मेरा वर्जन ये है कि जो हमने एसयूसी की थी उसकी जो प्रोसीडिंग ड्रॉ हुई है, वो जो प्रोसीडिंग ड्रॉ हुई है वो कंडीशनल होती है। किसी में सीएल फीस डिपॉजिट होनी है, किसी में जो भी फाइल्स मेरे पास आ रही हैं, मैं 17 घंटे काम करता हूँ रोज़, ठीक है ना। जो मेरे पास फाइल आती है उसमें अगले दिन वो वापस चल जाती है। अब जैसे कंडीशनल अगर लोगों की परमिशन हुई है, किसी ने अपना मैप रिवाइज करना है या किसी ने फीस डिपॉजिट करनी है,
कंपाउंडिंग फीस देनी है, तो जब वो डिपॉजिट करेगा तो ऑटोमेटिकली वो जा रही है परमिशंस। और जहाँ तक बात हो रही है कि वो जब मैंने तो वर्षन पढ़ा नहीं, मतलब कोई मेरे को बता रहा था कि मीटिंग्स नहीं हुई हैं, आप यू गो थ्रू द प्रोसीडिंग, आपको कॉपी दे दूंगा, मैं एपी को बोलूँगा। दिसंबर महीने में हमने 3 मीटिंग्स की हैं अलग अलग डेट पे, प्रोसीडिंग इकट्ठी निकली है अलग अलग डेट पे 3 मीटिंग के बीच में असेंबली आ गई थी। जनवरी में नहीं हुई कोई मीटिंग में? नहीं, जनवरी वाली मैं बता रहा हूँ ना, 24 जनवरी को रखी थी, उनको जाना पड़ गया, 9 को रखी है मैंने। और एवरी थर्ड वेडनेसडे वी फिक्स द डेट, मतलब कि जो भी मंथ का थर्ड वेडनेसडे होगा उसमें हम मीटिंग करेंगे। स्थानीय लोगों के आरोपों और निगम आयुक्त की सफाई में विरोधाभास साफ नजर आ रहा है, लेकिन अगर इन आरोपों में सच्चाई है तो नव नियुक्त आयुक्त को अपनी कार्यप्रणाली में अवश्य ही बदलाव लाना होगा। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश एनसीसी कैडेटों का दल दिल्ली में हुई गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने के बाद वीरवार को सोलन लौटा। सोलन आने पर इन छात्र छात्राओं का एनसीसी अधिकारियों ने स्वागत किया। हिमाचल प्रदेश से इस बार 23 छात्र छात्राओं ने दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर परेड में भाग लिया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई परेड में हिमाचल के कैडेट्स को परेड में विजेता के रूप में बैनर दिया गया। इसके अलावा इन कैडेट्स ने प्रधानमंत्री सहित देश के कई नेताओं से मुलाकात की। परेड में बेस्ट कैडेट और एनसीसी से फ्रांस के लिए एक छात्र को प्रदेश से चयनित किया गया है। एनसीसी बटालियन सोलन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल महेंद्र धामी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी चंडीगढ़ एनसीसी निदेशालय द्वारा हिमाचल प्रदेश से 23 कैडेट्स का चयन गणतंत्र दिवस के लिए किया गया था, जिनमें से प्रदेश की ओर से 7 छात्र छात्राओं को दिल्ली में परेड में शामिल होने का मौका मिला। सभी कैडेट्स ने प्रधानमंत्री की रैली में भाग लिया। इनमें से एक छात्र को फ्रांस के लिए चयनित किया गया और एक अन्य छात्रा को बेस्ट कैडेट का अवार्ड दिया गया। उन्होंने कहा कि एनसीसी के माध्यम से जहां छात्रों को अच्छे नागरिक बनने के लिए तैयार किया जाता है, वहीं उनमें देशभक्ति, देश सेवा और आपसी मेलजोल सिखाकर सेना में भर्ती होने के लिए भी तैयार किया जाता है। 23 शिमला ग्रुप के बच्चे सिलेक्ट हुए थे, जिन्होंने रिपब्लिक डे कंटिजेंट दिल्ली में भाग लिया। इस बार का प्रदर्शन शिमला ग्रुप का बहुत ही काबिलियत तारीफ है। इन 23 बच्चों में से 7 बच्चों को राजपथ में परेड में भाग लेने का मौका मिला। इनमें से एक सीनियर विंग का बॉय कैडेट था और 6 सीनियर विंग के गर्ल कैडेट थी। जो शिमला ग्रुप की तरफ से पिछले कुछ सालों में से सबसे उम्दा और अच्छा प्रदर्शन जो हुआ है, इस साल हुआ है, उसमें से तमाम बच्चों ने पीएम रैली अटेंड की। एनसीसी की कैडेट बेबी शर्मा ने बताया कि एनसीसी में भाग लेकर वे गौरवान्वित हुई हैं। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस पर बेस्ट कैडेट के लिए उनका चयन हुआ है और ये अनुभव उनके लिए बेहद प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने कहा कि एनसीसी में हर युवती को भाग लेना चाहिए और देश सेवा, राष्ट्रीय एकता के साथ साथ सेना में भर्ती होने का एनसीसी के माध्यम से सुनहरा अवसर मिलता है। मेरा नाम बेबी शर्मा है। मैं आरडीसी के लिए सिलेक्ट हुई थी और मुझे बेस्ट रिकॉर्डरली का प्राइज़ मिला है। मुझे एनसीसी में आके बहुत अच्छा लगा और मुझे एक नया अनुभव मिला है। मैं एनसीसी में आई थी तो मेरे लिए बस मैं यही सोचती थी एनसीसी से सिर्फ पुलिस और आर्मी में जाने का एक स्कोप है, लेकिन मैं आरडीसी में जब आई तो मुझे पता चला मैं अपनी नई पहचान बनाने के लिए एनसीसी भी रखी जा सकती। फ्रांस के लिए चयनित दोनी चंद ने बताया कि उनका चयन फ्रांस के लिए हुआ है, जहां वो अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, अपने देश की संस्कृति को विदेश में पहुंचाएंगे और वहां की संस्कृति को जानने का उन्हें मौका मिल पाएगा। दोनी चंद है और मैं कुल्लू से बिलोंग करता हूं और मेरी सिलेक्शन इसमें आरडीसी में हुई थी, जिससे मुझे बहुत लोगों से मिलने का मौका मिला और जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं उनसे भी मिलने का मौका मिला और मैं पीएम रैली में भी चला और इसके आफ्टर जो YP में हमारे पे एग्ज़ाम हुए थे जिसमें मेरी सिलेक्शन फ्रांस के लिए हुई है और इस आरडीसी के थ्रू मुझे पहले मैं आर्मी में 2 बार मैंने सिलेक्शन दी थी, लेकिन वहाँ से मैं बाहर हो गया, लेकिन अब मुझे आरडीसी के थ्रू एयरफोर्स या आर्मी नेवी ऐसे इसमें ज्वाइन करने का सुनहरा अवसर है। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट।
राजकीय डिग्री कॉलेज नगरोटा सूर्या में इकोनॉमिक्स विषय का पद नहीं होने के कारण इस विषय के 22 विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। बीए प्रथम सेमेस्टर पूरा करने के बाद दूसरे सेमेस्टर में दाखिला लेने वाले इकोनॉमिक्स विषय के विद्यार्थियों ने मांग की है कि कॉलेज में इकोनॉमिक्स विषय का पद भरकर उन्हें बीए आर्ट्स के दूसरे सत्र में प्रवेश दिया जाए। इसी सत्र में खुले राजकीय डिग्री कॉलेज नगरोटा सूर्या में जून महीने में रूसा के तहत 113 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया, जिनमें इकोनॉमिक्स विषय में 7 मेजर और 14 माइनर के कुल 20 विद्यार्थियों ने बीए आर्ट्स प्रथम सत्र में प्रवेश लिया। उन्होंने कहा कि अब कॉलेज प्रशासन उन्हें दूसरे सत्र में दाखिला देने की बजाय माइग्रेशन कराने को दबाव डाल रहा है, जिससे उनकी आगे की पढ़ाई पूरी तरह ठप हो गई है। उन्होंने कॉलेज प्रशासन से आग्रह किया है कि कॉलेज में इकोनॉमिक्स विषय का प्रवक्ता नियुक्त कर उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए दाखिला दिया जाए। डिग्री कॉलेज नगरोटा सूर्या के छात्र हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक्स का टीचर दिया जाए। यदि यहाँ पे इकोनॉमिक्स का टीचर नहीं था तो हमें पिछले साल यहाँ पे क्यों प्रवेश दिया गया? इस साल हमें अगर इकोनॉमिक्स का टीचर नहीं दिया गया तो हम 7 दिन के अंदर कॉलेज में तालाबंदी कर देंगे और यहाँ पे कोई भी क्लास नहीं लगने देंगे। होने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हम नहीं होना चाहते। हमारे नज़दीकी कॉलेज है हरिपुर, हमें बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए हम यहीं पे एडमिशन लेना चाहते हैं। हमने पहले प्रथम सेमेस्टर में यहाँ पर एडमिशन ली थी और वो क्लियर हो गया अभी, और हम सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन की तरफ से हमें कहा जा रहा है कि आप माइग्रेट हो जाओ। हम माइग्रेट नहीं होंगे, हमें यहाँ पे कोई भी नज़दीक में कॉलेज नहीं है, हमने एडमिशन यहीं पे लेना चाहते हैं और हम यहाँ से माइग्रेट भी नहीं होंगे। क्यों बोल रहे हैं वो माइग्रेट होने के लिए? क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स का टीचर नहीं है। अभिभावकों ने चेताया है कि यदि 7 दिन के अंदर अंदर इकोनॉमिक्स के बच्चों को बीए आर्ट्स के दूसरे सत्र में दाखिल नहीं किया गया तो कॉलेज की तालाबंदी कर कोई भी क्लास नहीं चलाने दी जाएगी और अगर अदालत का सहारा लेना पड़ा तो इससे भी वो गुरेज नहीं करेंगे। मेरा बेटा यहाँ पर जो है वो उसने इकोनॉमिक्स जो माइनर रखा हुआ है। पिछले साल जब ये कॉलेज शुरू हुआ तो यहाँ पर जो आर्ट्स की क्लासें शुरू की गई थी और इन आर्ट्स की क्लासों में इकोनॉमिक्स भी एक जो सब्जेक्ट था। बेटे ने सब्जेक्ट रख लिया और ये तकरीबन 22 बच्चों ने यहाँ पर जो अब इकोनॉमिक्स रखा हुआ है, लेकिन बाद में कॉमर्स का टीचर देने से जो अब वो अब दूसरा सेमेस्टर, पहला सेमेस्टर तो निकल गया, अब दूसरे सेमेस्टर में जब एडमिशन लेने की बारी आई तो बच्चों को ये प्रशासन ये कह रहा है कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स का टीचर नहीं है, क्योंकि कॉमर्स का टीचर आने से जो इकोनॉमिक्स का जो टीचर जो अब उसकी पोस्ट ख़त्म हो गई है। अगर पोस्ट ख़त्म हो गया और कहा जा रहा है कि इनको जो अब दूसरे कॉलेज में कहीं माइग्रेट करवा लो, तो ये जबरदस्ती जो माइग्रेट का सिस्टम है ये कहाँ तक चलेगा। और दूसरी बात यह है कि जब इकोनॉमिक्स का टीचर था ही नहीं, जब पद ही नहीं था, तो इन्होंने पहले सेमेस्टर में एडमिशन क्यों दी बच्चों को। और अब आने वाले समय में क्या रणनीति? आगे आने वाले समय में अगर ये यहाँ पर बच्चों को एडमिशन नहीं दी गई और माइग्रेट तो हम करवाएंगे नहीं, एडमिशन नहीं देंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जो भी फैसला होगा उसके अनुसार जो वो अगला कदम उठाया जाएगा। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से अजय गुलेरी की रिपोर्ट। नगर निगम शिमला के कर्मचारियों की देनदारियों सहित अन्य मुद्दों को लेकर निगम कर्मचारियों की संयुक्त कार्य समिति का एक प्रतिनिधिमंडल कमेटी के महासचिव सुखदेव मट्टू के नेतृत्व में नगर निगम महापौर संजय चौहान से मिला और उनके समक्ष अपनी मांग रखी। वहीं महापौर ने कर्मचारियों की मांग पर सहानुभूति पूर्वक फैसला करने का आश्वासन दिया है। नगर निगम शिमला लंबे समय से नाजुक वित्तीय आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है और इसका सबसे बड़ा खामियाजा निगम कर्मचारियों को भुगतना पड़ता है। भविष्य में अपनी देनदारियों के लिए बजटीय प्रावधान करवाने सहित अन्य मुद्दों को लेकर निगम कर्मचारियों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल कमेटी के महासचिव सुखदेव मट्टू की अध्यक्षता में नगर निगम शिमला के महापौर संजय चौहान से मिला और उनके समक्ष अपनी मांगे रखी। सुखदेव मट्टू ने कर्मचारियों की मांगों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सफाई आयोग के अध्यक्ष शिमला आ रहे हैं और उनके समक्ष सफाई कर्मचारियों की समस्याओं और जरूरतों को पुरजोर तरीके से रखा जाएगा। महापौर को हम 21 दिन का हमने एक मांग पत्र परसों दिया था, तो उसी के ऊपर चर्चा और थोड़ी बातचीत के लिए मिले थे। महापौर महोदय ने हमें आश्वासन दिलाया है कि जो आपकी देनदारियों के मुद्दे हैं, जैसे रिटायर कर्मचारियों को पैसा देना है और दूसरे जो अन्य हमारे कर्मचारियों के मुद्दे हैं, उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। सिटी चैनल से बात करते हुए नगर निगम शिमला के महापौर संजय चौहान ने आश्वासन दिया कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी की ओर से रखी गई मांगों पर सहानुभूति पूर्वक फैसला लिया जाएगा। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का जो कर्मचारियों का यहाँ पर यूनियन वो यहाँ पर आया था और इन्होंने कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर कुछ यहाँ पर चर्चा की गई और मुख्यतः इसमें कि किस प्रकार से जो कर्मचारियों के ड्यू है
उनको किस तरह से क्लियर किया जाए। और बजट को लेकर जो है आज ये चर्चा की गई है कि बजट में किस प्रकार से कर्मचारियों के जो ड्यूज है उनको निपटाने के लिए किया जाए। तो हमने इनको कहा कि आप लिखित सुझाव दें, हम इनकी मांग को जो है सहानुभूतिपूर्ण जो है वो बजट के अंदर डालेंगे, ताकि जो है इनकी जो देनदारियां हैं उनको जो है क्लियर किया जा सके। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की बोर्ड प्रबंधन की 107वीं बैठक शिमला के हॉलिडे होम में आयोजित की गई, जिसमें विश्वविद्यालय की भावी योजनाओं को लेकर चर्चा की गई। बैठक में विश्वविद्यालय की आय को बढ़ाने और इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने के लिए उठाए जाने वाले संबंधी कदमों के बारे में भी चर्चा की गई। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति के कटोच ने बैठक में उठाए गए मुद्दों की जानकारी दी। पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की बोर्ड प्रबंधन की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और भविष्य में विश्वविद्यालय के बहुमुखी विकास पर चर्चा की गई। विश्वविद्यालय की कुलपति के कटोच ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि अब शुद्ध कृषकों के लिए विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर, बीबीएससी और पशुपालन में 20% आरक्षण, भारतीय कृषि विज्ञान परिषद के आधार पर वैज्ञानिकों की भर्ती, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लाने के लिए हिम पालम के नाम से नया लोगो तैयार करने और विश्वविद्यालय के सभी प्लांट्स का व्यवसायीकरण करने सहित सरकार को वेटरनरी फार्मासिस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने का प्रस्ताव भेजने का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की वर्तमान में वार्षिक आय 10.5 करोड़ रुपए के करीब है, जिसे आगामी 10 वर्ष में बढ़ाकर करीब 35 करोड़ रुपए करने के लिए आवश्यक कदम उठाने संबंधी भी चर्चा की गई। कुलपति के कटोच पर लगे फर्जी डिग्री संबंधी आरोपों पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देने से उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि ये मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है और इस पर कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा। गौरतलब है कि इन आरोपों के चलते उन्हें शिमला में बैठक में पहुंचने से पहले छात्र संगठनों के विरोध का सामना करना पड़ा और छात्रों ने कुछ देर के लिए उनका घेराव भी किया। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के जो ये प्रबंधन बोर्ड की मीटिंग हुई, इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें एक तो ये है कि ये थ्रेशोल्ड किया गया कि किस तरह से जो है वो किसान, जो प्योर किसान हैं जिनके पास कोई और आय का साधन नहीं है, उनको जो है वो कृषि शिक्षा में जो कैसे रोपण किया जाए, उनको कैसे शिक्षा जो दी जाए। और कल्टीवेटर्स बार्ड्स की रिजर्वेशन के लिए जो वो बातचीत की गई आज जो सैद्धांतिक रूप से यहाँ से स्वीकृति मिली है, उसके बाद जो है ये आगे के काम जो है वो सरकार को जो भेजाएंगे और वहाँ से अप्रूवल के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एक तो ये बताया मैंने जो रिजर्वेशन फॉर कल्टीवेटर्स एंड कल्टीवेटर बार्ड्स इन बीएससी एग्रीकल्चर एंड बीबीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री इन डिग्री में जो लिए गए। जहाँ तक पॉली हाउसेज की बात है, एक बात बताऊं मैं आपको, जब लैंड जो है वो एग्रीकल्चर लैंड कम होती जा रही है तो पॉली हाउसेज जो है वो बड़ी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आप देखिए कि खुले में जो पैदावार होती है उससे तकरीबन 8 गुना ज़्यादा पैदावार जो पॉली हाउसेज में होती है। जब लैंड श्रिंक कर रही है, इसका मतलब कि अगर पॉली हाउस 1 कनाल का होगा टोटल मिलाकर के, तो वो 8 कनाल के बराबर जो बाहर की बजाय अंदर उपज दे देगा। तो पॉली हाउसेज जो हैं वो अच्छी तरह से चलें, इसके लिए हमारा ये प्रयास है, कृषि विभाग का प्रयास है कि मतलब पहले जो है वो किसान पॉली हाउस जो लगाने जा रहे हैं उनको जो एक प्रशिक्षण दिया जाए। और ये विश्वविद्यालय में जो है वो प्रशिक्षण लगातार चल रहा है और साल भर की पूरी बुकिंग हो चुकी है कि मतलब किसानों को जो है किस गांव के किसान जो है कब प्रशिक्षण लेंगे। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। देश के कुछ राज्यों में फैली जानलेवा बीमारी स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश ने अपनी पूरी तैयारियां कर रखी हैं। हालांकि प्रदेश में अभी तक स्वाइन फ्लू का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर राज्य स्तरीय अस्पताल आईजीएमसी में हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। विश्व प्रख्यात पर्यटन स्थल होने की वजह से राजधानी शिमला में बड़ी संख्या में देश विदेश से सैलानी आते हैं, जिसके कारण बीमारियां फैलने का अंदेशा भी यहाँ बढ़ जाता है। इन दिनों कुछ राज्यों में स्वाइन फ्लू ने अपना कहर बरपा रखा है और सैकड़ों लोग अब तक इस जानलेवा बीमारी के शिकार हो चुके हैं। मंगलवार को आईजीएमसी में स्वाइन फ्लू की आशंका के चलते 3 लोगों के सैंपल लिए गए, लेकिन राहत भरी खबर यह है कि ये तीनों ही सैंपल निगेटिव पाए गए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से यहाँ पर स्वाइन फ्लू की दवाइयाँ और टेस्ट मुफ्त रखे गए हैं ताकि इस बीमारी का इलाज किया जा सके। आईजीएमसी अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रमेश चंद ने बताया कि आईजीएमसी में स्वाइन फ्लू के इलाज के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि इस बीमारी से बचने के लिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं और लोगों से हाथ मिलाने से परहेज करें। अभी तक तो स्वाइन फ्लू हिमाचल प्रदेश में आया नहीं है,
और पहले भी हम इसका एपिडेमिक झेल चुके हैं और बहुत अच्छी तरह हमने मैनेज किया था। 3-4 साल पहले जब केसेस आए थे पूरे हिंदुस्तान में, तो हिमाचल के भी हर कोने से हमारे पास मरीज आए थे, लेकिन इस वर्ष अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आया था। कल हमने 3 संदिग्ध लोगों के सैंपल लिए थे, सब के सब नेगेटिव थे। क्योंकि ये पर्यटक स्थल है, पूरे संसार से, पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं और खबरें आ रही हैं कि बाकी राज्यों में, दिल्ली में, राजस्थान में बहुत सारे केसेस इसके हो रहे हैं, तो संभावना है कि यहाँ भी इसके केसेस आएँ। तो हमारे यहाँ पर पूरी तैयारी है। इसका जो आइसोलेशन वार्ड है पूरी तरह इक्विप्ड है, उसमें वेंटिलेटर की व्यवस्था है, ट्रेन स्टाफ है। टेमीफ्लू की जो मेडिसिन इसमें यूज़ होती है वो 10,000 के करीब हमारे पास पड़ी हुई है। N95 मास्क जो इसके लिए यूज़ होते हैं डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, लैब स्टाफ के लिए और अटेंडेंट्स के लिए, वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ रेशमा कश्यप की रिपोर्ट। शाम होते ही हमीरपुर शहर रोजाना अंधेरे में डूब जाता है और शहर की सभी हाई मास्ट लाइटों के खराब होने से लोगों को अंधेरे में धक्के खाने पड़ते हैं, जिस कारण हमीरपुर नगर परिषद द्वारा लोगों को सुविधाएं देने के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 महीनों से हाई मास्ट लाइट्स खराब पड़ी हुई हैं, जिनको ठीक करवाने की जहमत प्रशासन द्वारा भी नहीं उठाई गई है। हमीरपुर में लगभग 20 लाख रुपए की लागत से विभिन्न चौराहों पर लगी हाई मास्ट लाइट्स के बंद होने से हमीरपुर के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 6 साल पहले ही हमीरपुर के सौंदर्यीकरण को लेकर केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय व सांसद निधि द्वारा हमीरपुर नगर को हाई मास्ट लाइट्स भेंट की गई थी, परंतु इन लाइट्स के बंद होने से नगर में चारों तरफ अंधेरा पसरा रहता है। लाइट के खराब होने के चलते इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। स्थानीय निवासी अवनीश कुमार ने बताया कि हाई मास्ट लाइट के खराब होने के कारण हमीरपुर खेल मैदान में भी खिलाड़ियों को शाम में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। हमीरपुर में बड़े ही एक सुनियोजित तरीके से हाई मास्क लाइट लगाई गई थी। विभिन्न चौकों पर जहां पे जरूरत नजर आती थी वहां पे हाई मास्क लाइट्स लगाई गई थी, लेकिन एक बहुत बड़ी और भयानक विडंबना है कि पिछले कुछ एक महीनों से ये लाइटें, चाहे वो दयानंद चौक की हैं, चाहे बोनी चौक की हैं, चाहे वो इस मैदान की हैं, वो बंद पड़ी हैं और जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। चाहे जो सुबह भ्रमण पे जाते हैं, जो शाम को भ्रमण पे जाते हैं, चाहे जो छात्र यहाँ पे अपनी खेलकूद की गतिविधियों को अमली जाना पहनाने के लिए यहाँ ग्राउंड में आते हैं। और बड़ी खेद का विषय है कि प्रशासन और नगर परिषद ये जानते हुए भी कि ये लाइट्स बंद पड़ी हैं, इनकी ओर रत्ती भर भी गौर फरमाया नहीं जाता है। हाई मास्ट लाइट्स के खराब होने के लिए भाजयुमो के नगर परिषद को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। हमीरपुर भाजयुमो के जिला अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने नगर परिषद पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर परिषद द्वारा दिलचस्पी नहीं दिखाए जाने से इन लाइट्स को ठीक नहीं किया जा रहा। बेशक हमीरपुर शहर में लगी हुई जो हाई मास्ट लाइटें हैं पिछले लंबे समय से वो बंद रह रही हैं, उनकी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है। जहां तक मेरा ज्ञान है लगभग 15 से 20 लाख रुपए का इनके ऊपर खर्चा हुआ है और माननीय सांसद अनुराग सिंह ठाकुर जी की सांसद निधि से इसका खर्चा दिया गया है। उनका एक प्रयास था कि जो हमारा गृह क्षेत्र है, हमारा अपना शहर है, उसमें हर जगह लाइट की व्यवस्था हो, प्रॉपर चमक दमक दिखे, वहाँ ऐसा लगे कि आने जाने वाले लोगों को रात को भी असुविधा ना हो। इस प्रकार का उनका एक प्रयास था, लेकिन नगर प्रशासन की लापरवाही की वजह से मुझे लगता है कि ये जनता को इसकी सुविधा जो नहीं मिल पा रही है। नगर परिषद के अध्यक्ष दीप कुमार बजाज ने कहा कि नगर पार्षदों द्वारा जहां से भी कोई शिकायत आती है, इन लाइट्स को नगर परिषद द्वारा ठीक कर लिया जाता है। हमारी नगर परिषद में 5 चौकों पर 5 हाई मास्ट लाइट लगी हुई है, जिससे शहर के निवासियों को काफी फायदा मिला है। इसका हमें भारी भरकम बिल भी आता है और कभी कभी ये शिकायत मिलती है कि कोई हाई मास्ट लाइट जो है वो बंद पड़ी है, तो उसको फौरन हम ठीक करवा देते हैं। बाकी जिस चौक में लगी है, जिस वार्ड में लगी है, वो वार्ड के जो हमारे पार्षद हैं वो भी इस पर निगाह रखते हैं। जब भी कभी वो खराब हो तो वो कार्यालय को सूचित करते हैं। गौरतलब है कि लाखों रुपए खर्च करने पर लगाई गई हाई मास्ट लाइट्स को ठीक नहीं करवाए जाने से लोगों को दिक्कतें पेश आ रही है। वहीं अब इन लाइट्स पर भाजयुमो के जिलाध्यक्ष द्वारा दिए गए बयान से भाजपा समर्थित नगर परिषद खुद ही घिरती नजर आ रही है। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।
सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए आप बने रहिए सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।